जो अपने डर को जीत लेता है वही अपनी तकदीर बदल देता है, क्योंकि दुनिया उन्हें याद रखती है जो हालात के आगे नहीं झुकते हैं। नमस्कार, मैं पवन शर्मा, खबरें अब तक में आपका स्वागत करता हूं। आज खबरें अब तक में बात होगी राज्यसभा के सांसदों को लेकर हुए सबसे बड़े खुलासे की, 5 राज्यों के चुनाव पर छाई नई आफत की और सीएम योगी के फोरेंसिक साइंस के हाईटेक एंटी क्राइम मिशन की। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एलपीजी संकट पर सरकार का बड़ा बयान, वैकल्पिक व्यवस्था तलाशे पब्लिक। इजरायली हमले में आईआरजीसी प्रवक्ता और खुफिया मंत्री की मौत, रेहान में हड़कंप। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी, असिस्टेंट को आया था फोन। तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, ममता बोली राज्य में अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू। ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्वीज का सिडनी की मस्जिद में ईद के जश्न के दौरान विरोध। एयर इंडिया की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट चीन एयर स्पेस से लौटकर सुरक्षित पहुंची दिल्ली। दिल्ली में ईद की नमाज के लिए कड़ी सुरक्षा, ड्रोन और एआई से होगी निगरानी। राष्ट्रपति मुर्मू संत प्रेमानंद से मिली, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, संत ने राधे राधे बोला। तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपया 30 पैसा प्रति लीटर बढ़ाए, सामान्य पेट्रोल स्थिर। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 326 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,100 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा को भारतीय लोकतंत्र का रिव्यू हाउस माना जाता है, जहां नीतियों की परख होती है और कानून को अंतिम आकार मिलता है। लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि एडीआर की ताजा रिपोर्ट इस सदन की एक ऐसी परत खोलती है जो सामान्य धारणा से कहीं ज्यादा जटिल और चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट 229 राज्यसभा सांसदों के शपथ पत्रों पर आधारित है और इसमें साफ लिखा है कि संसद का ये ऊपरी सदन सिर्फ राजनीतिक अनुभव और ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि आपराधिक मामले और भारी संपत्ति के आंकड़ों का भी बड़ा संग्रह बन चुका है। जी हां, एडीआर की ताजा रिपोर्ट ने देश के उच्च सदन राज्यसभा की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी है जो गंभीर सवाल खड़े करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 229 सांसदों में से 73 सांसद यानी कि लगभग 32% ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। यह आंकड़ा बताता है कि संसद के ऊपरी सदन का एक बड़ा हिस्सा कानूनी विवादों से घिरा हुआ है। इसमें से 36 सांसद यानी कि 16% ऐसे हैं जिन पर हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध जैसे मामलों के आरोप दर्ज हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि एक सांसद ने अकेले 36 गंभीर मामलों की घोषणा की। पार्टीवार स्थिति क्या है, चलिए वो भी आज आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी 99 में 27 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 में से 12 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तृणमूल कांग्रेस 13 में से 4 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी 10 में से 4 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी इससे स्पष्ट है कि लगभग सभी प्रमुख दलों में आपराधिक मामले वाले सांसद मौजूद हैं। रिपोर्ट का दूसरा बड़ा पहलू सांसदों की संपत्ति से जुड़ा है। इसमें सामने आया कि 31 सांसद यानी कि 14% अरबपति हैं। राज्यसभा सांसदों की औसत घोषित संपत्ति 120.69 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा दिखाता है कि उच्च सदन में आर्थिक रूप से बेहद संपन्न वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक है। पार्टीवार औसत संपत्ति रिपोर्ट में क्या निकल कर आया, चलिए वो भी बताते हैं। आम आदमी पार्टी 574.09 करोड़ रुपए प्रति सांसद वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी 522.63 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी 399.71 करोड़ रुपए, कांग्रेस 128.61 करोड़ रुपए, भारतीय जनता पार्टी 28.29 करोड़ रुपए, तृणमूल कांग्रेस 17.70 करोड़ रुपए, डीएमके 11.90 करोड़ रुपए। इसके अलावा सबसे अमीर सांसद के रूप में भारत राष्ट्र समिति के
पार्थसारथी सामने आए हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 5,300 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं सबसे कम संपत्ति वाले सांसद आम आदमी पार्टी के संत बलवीर सिंह हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 3 लाख रुपए है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एडीआर की ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के उस आईने की तरह है जिसमें सत्ता, संपत्ति और सवाल तीनों एक साथ नजर आते हैं। ये तस्वीर साफ करती है कि संसद का उच्च सदन जहां नीतियां तय करने की जिम्मेदारी निभाता है, वहीं इसके भीतर आपराधिक मामलों की मौजूदगी और संपत्ति का असंतुलन एक गंभीर बहस को जन्म देता है। असल सवाल यही रह जाता है कि जब प्रतिनिधित्व की बुनियाद ही इतने बड़े आर्थिक और कानूनी अंतर से गुजर रही हो, तो क्या नीति निर्माण वास्तव में समानता और जनहित के आदर्शों पर परखा, या यूं कहें आदर्शों पर खरा उतर पाएगा, या फिर लोकतंत्र का ये मंच धीरे धीरे एक नए संतुलन की ओर बढ़ रहा है, जहां शक्ति, संपत्ति और प्रभाव मिलाकर उसकी दिशा तय कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। जब भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है, तो आमतौर पर चर्चा स्थानीय मुद्दे, विकास, राजनीति समीकरणों की होती है। लेकिन इस बार चुनावी माहौल में एक ऐसा बाहरी कारक घुस आया है जिसने पूरी बहस का रुख ही बदल कर रख दिया है। पश्चिम एशिया में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद भड़का तनाव। दरअसल ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संकट नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और सीधे तौर पर मतदाताओं की जेब तक पहुंचने वाला मुद्दा बनता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ते ही कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी से उछाल आ रहा है। जनवरी में जो क्रूड ऑयल 65 से 66 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था, वह अब $100 के पार पहुंच चुका है। भारत जो अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता था, उस बढ़ोतरी से सीधे प्रभावित होता है। हालांकि सरकार ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर कुछ हद तक संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब वह भी पहले जितना सस्ता नहीं रह गया। अगर कच्चा तेल लंबे समय तक $110-115 प्रति बैरल के स्तर पर बना रहता है, तो भारत का आयात बिल सालाना करीब $65 अरब तक बढ़ सकता है। इसका असर सीधे रुपए की कमजोरी, आयात महंगाई और घरेलू कीमतों पर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ तेल की कीमतों की कहानी नहीं, बल्कि धीरे धीरे हर वस्तु की कीमत बढ़ने का जोखिम बनता जा रहा है। समझने वाली बात तो यह है कि ये दबाव ऐसे समय में बन रहा है जब चुनावों में सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। मार्च से अप्रैल के बीच मतदान प्रक्रिया अपने चरम पर होगी और बंगाल में तो ये मुकाबला और भी निर्णायक दौर में होगा। सरकार का दावा रहा है कि पिछले वर्षों में महंगाई पर नियंत्रण रहा है, जबकि विपक्ष एलपीजी और घरेलू खर्चों को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में महंगाई का ये नया दौर चुनावी नैरेटिव को और अधिक गर्म कर सकता है। इतना ही नहीं, संकट सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। भारत अपने फर्टिलाइजर आयात का लगभग 26.2% पश्चिम एशिया से प्राप्त करता है। ऐसे में लंबे युद्ध की स्थिति में कृषि लागत पर भी दबाव बढ़ सकता है। ये खास तौर पर केरल, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों के लिए अहम मुद्दा बन सकता है, जहां कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है। यानी विपक्ष महंगाई और एलपीजी की कीमतों को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकता है, जबकि सत्ता पक्ष अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराकर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश करेगा। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि कुछ राज्यों में महंगाई राष्ट्रीय औसत से ज्यादा क्यों है। कुल मिलाकर अब पश्चिम एशिया का ये संकट अब सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि भारत की घरेलू राजनीति में भी अपनी गहरी छाप छोड़ता दिख रहा है। आने वाले चुनावों में असली चुनौती ये होगी कि क्या मतदाता अंतर्राष्ट्रीय हालात से उपजे आर्थिक दबाव को समझकर फैसला करेंगे, या फिर ये मुद्दा महंगाई के रूप में सत्ता और विपक्ष के बीच सीधा निर्णायक हथियार बन जाएगा। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अपराध अब सिर्फ सड़कों, गलियों या थानों तक सीमित नहीं रहा, वह कोड, डेटा, डिजिटल नेटवर्क और हाईटेक हथियारों तक पहुंच चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराध से लड़ाई को
एक नए मोर्चे पर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली है, जहां बार बंदूक से नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस से होगा। राज्य सरकार ने यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में 5 नई एडवांस लैब्स शुरू करने का फैसला किया है, जो अपराध की दुनिया को समझने और उसे तोड़ने के तरीके पूरी तरह बदल सकती हैं। इन लैब्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब जांच सिर्फ घटना स्थल पर नहीं रुकेगी, बल्कि वहां से शुरू होकर डेटा की गहराई तक जाएगी। अपराध हर निशान, हर डिजिटल सुराग और हर तकनीकी संकेत अब वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा जाएगा। सरकार जिन 5 नई लैब्स को जोड़ने जा रही है वे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग लैब, ऑडियो वीडियो लैब, डीप प्रिंटिंग लैब, साइबर सिक्योरिटी लैब, डिजिटल फॉरेंसिक लैब। अब इन क्वांटम कंप्यूटिंग लैब को सबसे उन्नत हथियार माना जा रहा है। यहां ऐसे जटिल डेटा को डिकोड किया जाएगा जो सामान्य सिस्टम के लिए लगभग असंभव होते हैं। साइबर अपराधियों के लिए किसी अदृश्य जाल जैसा साबित हो सकता है, जहां से बच निकलना आसान नहीं होगा। ऑडियो वीडियो लैब उन मामलों की तस्वीर बदलेगी जहां सबूत धुंधले होते हैं। अब खराब क्वालिटी की रिकॉर्डिंग, टूटे हुए ऑडियो या ब्लर वीडियो भी साफ किए जा सकेंगे और अदालत में मजबूत सबूत के तौर पर पेश होंगे। वहीं 3D प्रिंटिंग लैब अपराध स्थलों पर सटीक मॉडल तैयार करेगी, यानी कि जांच अधिकारी अब सिर्फ किसी केस को सिर्फ कागज पर नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे 3D मॉडल के रूप में समझ सकेंगे। इसी के साथ साइबर सिक्योरिटी लैब इन अपराधियों के लिए बनाई जा रही है, जहां हमले सिर्फ डेटा पर नहीं बल्कि बिजली, पानी, फैक्ट्री सिस्टम और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं। ये लैब ऐसे साइबर हमलों की हर परत को खोलने में मदद करेगा जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। वहीं डिजिटल फॉरेंसिक लैब हर डिवाइस को बोलने पर मजबूर कर देंगे। मोबाइल, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस से डिलीट किया गया डेटा भी रिकवर किया जा सकेगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि इन लैब्स के आने से उत्तर प्रदेश पुलिस जांच एजेंसियों की भूमिका बदलने वाली है। अब अपराध होने के बाद सिर्फ जांच नहीं होगी बल्कि उसके पैटर्न को समझकर भविष्य के अपराधियों की भविष्यवाणी करने की क्षमता विकसित होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक विज्ञान का ये नया ढांचा सिर्फ लैब्स की स्थापना नहीं है, बल्कि अपराध के खिलाफ एक ऐसी निर्णायक रणनीति है जहां जांच की गति भी तेज होगी और साक्ष्य की सटीकता भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल इस बात का संकेत देती है कि अब कानून व्यवस्था सिर्फ प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि तकनीकी के सहारे पहले से ज्यादा सटीक, तेज और प्रभावी बनेगी। ये मॉडल न सिर्फ अपराधियों के लिए चुनौती बढ़ाएगा बल्कि जांच व्यवस्था को भी एक नए युग में ले जाएगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात और आपसे करेंगे। नवरात्र के पावन दिनों में जहां पूरा माहौल भक्ति और शक्ति से गूंज रहा है, जब जबलपुर से एक ऐसी प्रेरक कहानी सामने आई जो आस्था को और भी गहरा कर देती है। सिर्फ 4 साल की नन्ही बच्ची नंदिनी नंगे पैर मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए रोज 15 से 20 किलोमीटर चलती है और मासूम सी आवाज में नर्मदे हर बोलते हुए कदम पर जैसे आस्था को जिंदा कर देती है। खास बात तो यह है कि यही बच्ची कभी 7 महीने की उम्र में गले के कैंसर से जूझ रही थी। 2.5 साल की उम्र में डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। दादा ने मां नर्मदा के किनारे संकल्प लिया और चमत्कार ऐसा हुआ कि कुछ ही महीने में नंदिनी की रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य हो गई। आज ये कहानी सिर्फ इलाज या चमत्कार की नहीं बल्कि इस अटूट विश्वास की है जो मौत जैसी स्थिति को भी जिंदगी की नई शुरुआत में बदल देती है। ये कहानी केवल कहानी नहीं, ये प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो आम समस्या से हार मान लेते हैं। जब एक बच्ची जिंदा दिल हो सकती है तो हम सब क्यों नहीं, सोचिएगा जरूर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।